मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनको यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर बहुत तरह के इल्जामात लगाए गए हैं। ये इल्जामात लगाए गए हैं कि वो जबरन धर्मांतरण कराते थे। ये इल्जाम लगाए गए हैं कि बाहर से दो अलग अलग देशों से 1.5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए की राशि जो है उनके अकाउंट में एक बार में आई है। ये भी इल्जाम लगाया गया है उनके ऊपर यूपीएटीएस की तरफ से कि वो जबरदस्ती जबरन दरअसल धर्मांतरण कराते थे लोगों को। जहन्नुम और दोज़ख यानी कि हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट बताकर उनको दरअसल डराया जाता था और पीस का पैगाम तो दिया जाता था, लेकिन उस सब में ये तमाम चीजें भी की जाती थी, ये बताया जा रहा है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कौन है ये आपको बताना बेहद जरूरी है और वो कहाँ के रहने वाले हैं ये भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद हम इस पे तफसील से हम बात करेंगे। कलीम सिद्दीकी साहब दरअसल मुजफ्फरनगर का एक छोटा सा गांव है खुलत, वहां के रहने वाले हैं। वहीं पर ही उनका एक मदरसा भी चलता है और ये मदरसा दरअसल 1987 से चलता आ रहा है और खतौली में ही चलता है, जिसका नाम है जमिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया। वो उसके फाउंडर और डायरेक्टर हैं। 300 बच्चे करीब इस मदरसे में पढ़ते हैं। इसके अलावा वो दूसरी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके वो प्रेसिडेंट भी हैं और लगातार पीस का पैगाम जो है वो आम करते रहे हैं। तो एक दिन पहले तक यानी कि कल से पहले तक कलीम सिद्दीकी साहब जो है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को आप एक इस्लामिक प्रीचर के तौर पर जानते थे, आप उनको मशहूर मारूफ आलिम दीन के तौर पर जानते थे, आप इस तरह से उनको जानते थे कि वो पीस का पैगाम आम करते हैं, आप इस तरह से उनको जानते थे कि वो इस्लाम में जो तमाम कही गई बातें हैं वो आम लोगों तक पहुंचाते थे और लोगों को उससे मुतासिर करते थे। अब तक आप उन्हें इसलिए जानते थे कि वो एक मदरसा चलाते हैं जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन एक दिन में किस तरह से उनकी पूरी जो छवि है उसको एक तरह से बिल्कुल बदल दिया गया है और अब उन्हें न जाने किस किस रैकेट में शुमार कर दिया गया है। उनके लिए जब अदब से मौलाना साहब की बात की जाती थी और अब आप ये देखें तमाम टीवी चैनल्स पर, तमाम वेबसाइट्स पर आप ये देखेंगे कि तू तड़ाक के अल्फाज जो है उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मौलाना ये कर रहा था और ऐसे कर रहा था, वैसे कर रहा था। आपको ये समझना भी बेहद जरूरी है कि जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं, इल्जाम सिद्ध नहीं होते हैं। और अगर सिद्ध हो गए होते तो आपने कोरोना काल में देखा था कि किस तरह से तबलीगी जमात को विलन बनाया गया था और किस तरह से एक विच हंट किया गया था मौलाना साद को ढूंढने के लिए तमाम टीवी चैनल्स की तरफ से, और उसके बाद से जिन भी लोगों के ऊपर जो जो इल्जाम लगाए गए थे वो बेबुनियाद साबित हुए। इसके अलावा आप ये देखते हैं कि टेररिज्म के इल्जाम में जो युवा हैं उनको पकड़ा जाता है 10-10, 20-20, 25-25 साल के बाद वो रिहा होते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं, उनकी पूरी जिंदगी जो है खराब हो जाती है और उसके बाद जो मीडिया है, जो हमारा सो कॉल्ड मीडिया है, फिर उसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं करता है जब वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। और अभी भी वैसा ही किया जा रहा है। अभी सिर्फ इल्जाम उनके ऊपर लगाए गए हैं, अभी कोर्ट में इससे तो होना बाकी है कि वाकई में जो इल्जाम उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है जो यूपी एटीएस की तरफ से लगाए गए हैं। मेरठ से उनको गिरफ्तार किया गया था, एक प्रोग्राम में वो शिरकत कर रहे थे, जब अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे तो वो घर पहुंचे ही नहीं और फिर पता चला कि यूपीएचएस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है यूपी पुलिस की तरफ से, ये बताया गया कि उनको इन तमाम इल्जामात के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब सीधा जुड़ गए हैं, उनसे हम इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। पराचा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम लगातार ये देख रहे हैं कुछ महीनों का डेवलपमेंट है जहां पर धर्मांतरण के नाम पर और खासतौर पर जबरन धर्मांतरण के नाम पर पहले हमने देखा था उमर गौतम साहब को गिरफ्तार किया गया था, फिर मौलाना जहांगीर और उनके 9 साथियों को गिरफ्तार किया गया था और अब मौलाना कासिम सिद्दीकी साहब को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उनके 2 और साथी भी अभी जेल में हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? और ये भी समझना बेहद जरूरी है धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण, आखिर इसमें फर्क क्या है और ये जबरन किस तरह से किया जाता है आखिर? शुक्रिया मुझे मौका देने का, आपने इस बहुत ही मारूफ चैनल पे बहुत शुक्रिया। तो इसमें जो बुनियादी बात जो समझने की है वो ये है कि
ये जो फैक्ट्स हम अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि हमने इस तरह के बहुत सारे केसेस आतंकवाद के जिनके लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ऊपर जिनको मार दिया जाता है तो उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि हाथरस में जो रेप हुआ था, आपको याद होगा, तो उसमें भी उस बच्ची के ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम लगाए गए थे। तो SC ST और माइनॉरिटीज के साथ अगर किसी के साथ जुल्म करना है तो साथ के साथ पैरेलली उसके ऊपर झूठे इल्जाम भी लगाए जाते हैं। और ये सब जो हमारे देश की जो अभी जो राजनीति चल रही है वो मुसलमानों की नफरत पे ही मुलव्विस है। मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, हालांकि बहुत सारी और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस तरह की, लेकिन जो अभी RSS और BJP की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सारे गुनाह छुपा के, चाहे वो चाइना का हमारे देश की धरती छीनना हो, पाकिस्तान का आंख दिखाना हो, या आप देख ही रहे हैं, मैं अगर लिस्ट गिनवाने लगूंगा तो सारा आपका टाइम इसी पे चला जाएगा। तो वो सब छुपा के फिर भी राजनीतिक फायदा उठाकर जीतने की जो एक स्ट्रैटेजी है मुसलमानों के लिए नफरत फैला के एक आंखों पे पर्दा डालने की, वही उसका ये हिस्सा है ATS। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते तो मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई इस तरह की नई स्कीम, मैं तो उसे स्कीम ही कहूंगा, पॉन्जी स्कीम की तरह की एक स्कीम बनाई जाती है जिसको इस्तेमाल करके बाकी सब चीजों से ध्यान हटा दिया जाता है। मगर ये है क्या? ये एक क्राइम है, अपराध है, जो हमें फैक्ट्स जो अखबार के माध्यम से पता लग रहे हैं, ये सारा जो है एक क्राइम और अपराध यूपी ATS कर रही है अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर। तो इसमें उनके राजनीतिक आका भी मुलजिम है, चाहे वो दिल्ली में बैठे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो यहाँ दिल्ली में बैठे होम मिनिस्ट्री में हमारे अमित शाह साहब। तो ये एक अपराध है। मगर कमी कहां से आती है कि हम लोग जो है और हमारी तंजीमें, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कमी क्या है, कमी यह है कि हम लोग और SC ST और OBC के भी लोग जो हैं वो अपने लोगों के साथ जो अन्याय होता है उसको झेल कर अपने लोगों को छुड़ाने का काम करते हैं। अगर दंगे होते हैं तो उनको बेल कराने में ही सारा टाइम चला जाता है हमारा, और उनको उनके घर बनवाने में और उनको कॉम्पनसेशन देने में या दिलवाने में चला जाता है। इससे तो कोई मनुवादी मानसिकता के लोगों को फर्क पड़ नहीं रहा, क्योंकि उन लोगों के पास तो खुला मैदान है, वो पुलिस ऑफिसर्स भी उनका सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो भ्रष्ट होते हैं, और वो दोबारा इस तरह की घटनाएं करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। अगर हम लोग, जैसा कि हम लोग करते हैं, और मैं ये गुजारिश कर रहा हूं सबसे कि इस चीज पे जरा सोचा जाए, इस काम पे लगेंगे कि हमें जो अफसर, चाहे वो पुलिस के ऑफिसर्स हों या सरकारी अफसर हों, अपने राजनीतिक आकाओं की गैर कानूनी डिमांड्स, गैर आईनी डिमांड्स पे अमल करके अपराध करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का एक कदम इख्तियार करना चाहिए। उससे डर पैदा होगा, फिर ये घटनाएं रुकेंगी, वरना ये रुकेंगी नहीं। मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि अब जबकि बार बार कुछ महीनों से धर्मांतरण की बात बार बार कही जा रही है और लग ही रहा है कि ये मसला आगे आने वाले इलेक्शन में भी ये बहुत फलेगा फूलेगा, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 25 से 28 में ये बताया गया है कि आप अपने मजहब को मानने का, आपको प्रोफेस करने का, प्रीच करने का आपको पूरा अधिकार जो है वो दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल 25 आपको ये अधिकार देता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से लोगों को बताना बेहद जरूरी है और आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं हो सकता इसे बताने के लिए। आप डिटेल में थोड़ा बताएं कि किसी भी इंसान को, किसी भी मजहब का जो मानने वाला है, उसको ये अधिकार हमारा संविधान देता है कि वो अपने मजहब को प्रीच करे, उसकी बातों को, उसमें बताई गई बातों को लोगों को बताए। इसमें कोई गुनाह नहीं है, और अगर सामने वाला इससे इंप्रेस होकर वो मजहब इख्तियार कर लेता है तो उसमें बताने वाले की कोई गलती नहीं है। बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा समझाने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। जी। जो भारत का संविधान है, राइट टू लाइफ, उससे एमिनेट होता है ये राइट टू फॉलो अ रिलीजन, राइट टू प्रोपोगेट अ रिलीजन। ये धारा 25 से लेकर 30 तक, यहाँ तक कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाने का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा है कि 50% तक उसमें माइनॉरिटीज के ही लोग हो सकते हैं अगर किसी एक खास धर्म के लोगों को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक खोलनी है। लेकिन इस बात को प्रचार करने का पूरा अधिकार है हर एक का। कोई भी धर्म मानना या कोई भी धर्म ना मानना,
ये भी प्रचार करने का कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि बाकी सब दुनिया भी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, किसी धर्म को ना माने, तो ये भी अधिकार है हर एक नागरिक का। ये तो हो गई अधिकार की बात। अब जो सारी फार्सिटी है, जो एक तरह से कहा जाए इलॉजिकल बात है, जबरन और जो लालच दे के धर्मांतरण का, सिर्फ जबरन ही नहीं, लालच दे के भी धर्मांतरण कराने का, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये पॉसिबल ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबिलिटी है। क्योंकि लालच से शुरू करते हैं पहले। अगर किसी को लालच दे के कोई धर्म कबूल कराया जाए तो वो धर्म पे वो जब तक ही रहेगा जब तक लालच कंटिन्यू करता है। अगर आपने वो लालच बंद कर दिया तो वो व्यक्ति उस धर्म को छोड़ के वापस चला जाएगा, क्योंकि आपने पैसा या जो भी तरह का लालच दे रहे हैं आप, वो देना बंद कर दिया तो खत्म। अब डर दूसरा हो सकता है डर। डर से भी जब तक ही वो व्यक्ति उस मजहब को या उस सोच को फॉलो करेगा जब तक उसके सर पे वो डर सवार रहे। जैसे ही डर हटा तो वैसे ही वो उसको छोड़ देगा। तीसरी बात, भारत जैसे जहां पे रूल ऑफ लॉ है, और आज के दौर में पिछले 7 साल से तो जहां ओपन मनुवादी मानसिकता को प्रमोट किया जा रहा है, एक खास प्रकार के धर्म को सरकारें प्रमोट कर रही हैं, खास प्रकार के धर्म को। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो हिंदू धर्म से हटकर एक और चीज है, सनातन धर्म उसको कहा जाता है। मनुवादी मानसिकता को जो इंप्लीमेंट कराया जा रहा है, तो अगर किसी का डर है तो वो मनुवादी मानसिकता का डर है बाकी सब लोगों को। SC ST OBC और माइनॉरिटीज जो 85% से भी ज्यादा हैं, उन पर मनुवादी मानसिकता का डर है। तो डर सिर्फ उसी का हो सकता है क्योंकि सरकारें, सिस्टम सारा उस चीज के लिए डर फैला रहे हैं। अब देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति मनुवादी धर्म को छोड़कर कोई और धर्म को इख्तियार करना चाहता है या करता है, तो वो बहुत ही पुख्ता व्यक्ति है जो कि सारे प्रेशर के खिलाफ जाके किसी और धर्म को, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, सिख धर्म हो, या जो आदिवासियों का धर्म है, या जो शेड्यूल कास्ट लोगों का अपना धर्म की पद्धति है, बुद्धिस्ट रिलीजन को इख्तियार करना चाहता है, तो वो सारे दबाव, सारे डर के बावजूद करता है। तो वो आदमी कितना ज्यादा कन्विंस होकर वो काम कर रहा है, कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, ये सोचने का विषय। तो ये एब्सर्ड है इस तरह का केस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो केस मौलानाओं के ऊपर कराए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे इलॉजिकल और एब्सर्ड है, और ये ऑफेंस है यूपी ATS जो ये कर रही है। इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। ये इसमें एक और बात जो कही गई है, इसमें खास तौर पर यूपी ATS की तरफ से जो कहा गया है कि मौलाना मदरसों की आड़ में पैगाम इंसानियत के संदेश देने के बहाने लोगों को जन्नत और जहन्नुम जैसी बातों का लालच दिखाकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता था। अब आप इसमें ये देखिए प्राचा साहब की जन्नत और जहन्नुम यानी कि यहाँ पर स्वर्ग की और नर्क की बात की जा रही है, जिसका कॉन्सेप्ट लगभग हर मजहब में है। और हिंदुइज्म की अभी बात करते हैं तो भी ये कहा जाता है कि अगर अच्छे काम करोगे तो तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा, बुरे कर्म करोगे तो तुम्हें नर्क भेजा जाएगा। इस्लाम में भी ये बताया जाता है कि अगर आप इंसानियत के साथ अगर आप खड़े हैं, पीस का पैगाम अगर आप करते हैं, और जो आपको तमाम इंसानियत की बातें बताई गई अगर आप वो करते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे, वरना आप जहन्नुम में जाएंगे। तो ये इस बात को भी अगर शामिल किया जाए चार्जशीट में, और ये एक तरह से इसको इल्जाम बताया जाए, आपको क्या लगता है कोर्ट में ये कितना स्टैंड करेगा? देखिए, कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है कि अभी जो है प्राइमा फेसाई पुलिस की बात जो है सुनी जाती है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है और ये एक फेयर प्रैक्टिस है। लेकिन साथ के साथ जो काम नहीं हो रहा है, मैं फिर उसी चीज पे आ रहा हूँ कि पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हो रही है कि ये गैर कानूनी काम है, सरासर अपराध है जो पुलिस कर रही है, उस तरह की कोई कंप्लेंट तो अदालत में गई नहीं अभी तक, वो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सनातन धर्म, जो मनुवादी मानसिकता के लोगों का धर्म जिसको प्रोपोगेट करते हैं, और वो देखिए भारत के संविधान के डायरेक्टली खिलाफ है, समझिए इस बात को, आर्टिकल 14 के डायरेक्ट खिलाफ है कि इंसान अपने जन्म से बड़ा या छोटा होता, यह है मनुवादी मानसिकता का धर्म। कोई किसी व्यक्ति को जो जनेऊ पहन सकते हैं, बाकी लोग नहीं पहन सकते, ये भी भारत के संविधान अलाउ करता है। लेकिन रीजन क्या है कि ये लोग स्वेच्छा से, जो लोग भी मनुवादी धर्म को ये मानने को तैयार है कि हाँ इंसान बड़ा छोटा होता है, उसको भी यहां तक आजादी है कि तुम अपने कुछ लोग इस धर्म को भी प्रोपोगेट कर सकते हो, कि जब ये कहें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा बाकी सब जो शूद्र होते हैं वो शूद्र होते हैं, ये कहने का भी अधिकार भारत का संविधान देता है। हालांकि आर्टिकल 14 इस पे लागू होता है, लेकिन दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो मैं ये कह रहा हूं इतना अच्छा संविधान है ये,
तो अगर कोई व्यक्ति स्वयं कहना चाहता है कि हाँ मैं ब्राह्मणों से नीचा हूं, तो वो वही लोग मनुवादी धर्म को इख्तियार कर सकते हैं, उनको पूरी आजादी है, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं। एक और चीज जो आपसे समझना चाहती हूँ प्राचा साहब कि लोग इसको भी बहुत हमने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि एटीएस को रिमांड नहीं दी गई, पुलिस को रिमांड नहीं दी गई और उनको जुडिशियल कस्टडी में जो है वो भेजा गया है। क्या इसको किसी तरीके से इस केस में पॉजिटिवली लिया जा सकता है? अगर किसी केस में रिमांड नहीं दी जाती है और जुडिशियल कस्टडी में अगर भेज दिया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है? इसको किस तरह से देखा जाता है? क्या ये केस में किसी तरह से पॉजिटिव कोई इंडिकेशन होता है? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि पुलिस ने ये कहा कि हमें इनसे बहुत सारी चीजें बरामद करनी है, इनसे पूछताछ करनी, तो कोर्ट ने कहा नहीं, ये सब आपकी बात में कोई दम नहीं है, ना आपको इनसे कोई चीज रिकवरी करने का अधिकार है, ना इनसे आपको आगे पूछताछ करने का अधिकार है। सुन लीजिए कितनी अहम बात, आपको इनसे पूछताछ करने का भी कोई अधिकार नहीं है, मतलब अपनी कस्टडी में लेके। अब कोर्ट को बिल्कुल भी भरोसा नहीं आ रहा है एटीएस की, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एटीएस तो एक अपराध ही कर रहा है, लेकिन जो कानून की प्रक्रिया है ना, अब ये केस जो हमारे बहुत सारे जो कानून है उनको ड्रैकोनियन लॉज क्यों कहा जाता है कि उसमें बेल का प्रावधान नहीं होता, इस प्रकार की धाराओं को गैर कानूनी तरीके से इन्वोक किया जाता है, कानूनों को इन्वोक किया जाता है, तो उसकी वजह से कोर्ट के हाथ भी बंधे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें यूपी एटीएस के खिलाफ एक मुकदमा दायर कराना चाहिए पैरेलली कि ये अपराध कर रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे की वजह से, तब कोर्टों को भी मौका मिलेगा इन जमानतों को देने के लिए। वरना जो कानून बने हुए हैं सब, जिनको इम्प्लीमेंट करके, जिनका इस्तेमाल करके ये गैर कानूनी काम किए जा रहे हैं, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी वजह से लोग लंबे टाइम तक जेलों में रहते हैं। बिल्कुल। प्राचा साहब, अभी आप ये देखें कि अभी जो दिल्ली राइट्स पे थे उसमें अभी परसों की रिपोर्ट है कि 10 लोगों को जो है वो कोर्ट ने जमानत दी है, उनको बरी किया है बल्कि, और इससे पहले भी लगातार हम ये देख रहे हैं 10 मुस्लिम मजहब से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले भी हमने लगातार देखा कि अलग अलग केसेस में जमानतें दी जा रही हैं और पुलिस के ऊपर, उनकी चार्जशीट के ऊपर जिस तरह की बोगस चार्जशीट जो है दाखिल की गई, उसको लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। मेरा सवाल इससे ये है कि इससे पहले भी हमने कई ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं, चाहे टेररिज्म के इल्जाम में पकड़ा जाता हो, या फिर तबलीगी जमात का जो इंसिडेंट है, या अभी दिल्ली राइट्स का हम ये देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जमानत मिल रही है या बरी हो रहे हैं लोग। अब ऐसे केस में लोगों का सवाल भी ये होता है कि हम सबके जहन में सवाल आता है कि पुलिस के रोल को लेकर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जो लोगों के इतने इतने साल जो है वो बर्बाद किए जाते हैं, तबाह बर्बाद होते हैं, उसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, हमारा ऑफिस, और आपने बहुत ही अहम एक मुद्दा उठाया था मौलाना साद वाला जी। मौलाना साद और कोरोना का जो इतनी बड़ा झूठ भारत सरकार के मिनिस्टर्स ने, भारत सरकार की तरफ से जो सेक्रेटरी हेल्थ थे, आईसीएमआर के जो डेली प्रेस ब्रीफिंग होती थी, आपको याद होगी, उसमें ये सब बातें कही जाती थी। क्या मौलाना साद ने या उनकी तंजीम से किसी भी इंसान ने आज उनके खिलाफ मुकदमा किया? कि वो भी अपराध था ना। तो ये वजह इसी की ताकत से होता है, इसीलिए हमारा ऑफिस तो कम से कम पहला काम ही ये करता है, और हमने दिल्ली दंगों में भी यही काम किया है। और दिल्ली दंगों में जब एक सीनियर अफसर ने, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के, जॉइंट कमिश्नर लेवल के अफसर ने ये ऑर्डर निकाला था कि हिंदुओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हाईकोर्ट जाके सबसे पहली टिप्पणी जो ली थी हमने ली थी कि ये गैर कानूनी आदेश है, इस पे अमल नहीं किया जाएगा। उसके बाद 25,000 का फाइन, और पुलिस के खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के जो अपराधी थे, अक्यूज थे, उनकी मदद करने का एफआईआर दर्ज कराने का कोर्ट ने हमें कहा था, वो भी हमने ऑर्डर्स दिए। और इन ऑर्डर्स के बाद ही आप देख रहे हैं कि कोर्ट, जो जनरल कोर्ट है, उनको भी नजर आ रहा है कि कितना बड़ा अन्याय कुछ पुलिस के अफसर, सारी पुलिस नहीं, बेईमान पुलिस के अफसर, राजनीतिक आकाओं के जो होम मिनिस्ट्री में बैठे, उनके कहने पर कितना बड़ा जुल्म कर रहे थे, कितना बड़ा संविधान के साथ धोखा कर रहे थे। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरह के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। मुझे पूरा भरोसा है कि ज्यादातर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं ना सिर्फ बरी होंगे, बल्कि क्योंकि ज्यादातर को झूठा फंसाया गया है, वो चाहें तो पुलिस के अधिकारियों को और आरएसएस के लोगों को, और यहाँ तक कि जो राजनीतिक आका बैठे हैं, उनको इन्हीं केसेस में बंद करवा सकते हैं उल्टा, अगर वो कोशिश करें। फिलहाल तो ये दूर की कौड़ी साबित होता है प्राचा साहब, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि जान बच गई, घर आ गए अपने परिवार के साथ, यही बहुत है। उनको ये है, क्योंकि इतने साल आजादी के बीत जाने के बावजूद भी अगर हम देखें तो मुसलमानों का अभी भी वाहिद मुद्दा एक ही है, उनका तहफ्फुज,
उनकी सिक्योरिटी, बाकी मसले जो हैं वो उनके कहीं गुम और खो से गए हैं। और यही फिलहाल दिखता हुआ नजर आता है कि इतने जुल्म और सब के बावजूद भी वो उस तरह से उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है ना कोई केस दर्ज करते हैं, ना उसको लेकर कोई बात की जाती है। लास्ट मेरा आपसे सवाल, इस पूरे मामले को अब आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इतनी जो गिरफ्तारियां हुई हैं लगातार, 3 मशहूर मारूफ जो मौलाना थे, इस्लामिक स्कॉलर थे, अब आपको लगता है आगे ये सिलसिला और आगे चल सकता है? ऐसा दिख रहा है जिस तरह से इंडिकेशंस ATS की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ भी उनका भी एक ही मुद्दा है, सुरक्षा। डेली उनकी रोज ज्यादती हो रही है। आज भी राजस्थान में एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति को, मीना को मार दिया गया है और उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो पेट्रोल जो वो हैंडपंप चोरी कर रहा है, मॉब लिंच कर दिया। तो ये मुद्दा जॉइंट है SC ST और माइनॉरिटीज। एक बात। दूसरी बात, ये जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, आप इसमें कोई अंदाजा लगाने की और अंदेशा जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। साफ साफ है, एक भी व्यक्ति, खासतौर पे अब जो बड़े बड़े लोगों पे हाथ डालना शुरू कर दिया, एक भी बड़ा व्यक्ति या छोटा व्यक्ति नहीं बचेगा अगर हम सब लोग एक साथ होके कानून के रास्ते से पीसफुल प्रोटेस्ट करके और कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी सेफ है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के तौर पे आपसे भी कह रहा हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता रहा हूं कि हमें फौरन से पेशतर सबको एक जहत होके, एक साथ होके। ओवैसी साहब के घर पे हमला होगा, ये आतंकवाद की घटना है, ये पार्लियामेंट पे हमला है, इसमें इससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। और हम लोग तैयार हैं कि इस पे UAPA लगने चाहिए, देशद्रोह लगना चाहिए। पार्लियामेंट की बिल्डिंग कोई पार्लियामेंट नहीं है, उसके मेंबर्स पार्लियामेंट है। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला 2001 के हमले के बराबर है जो पार्लियामेंट पे हुआ था। तो जब तक अगर हम उसके कम में तैयार हो जाएंगे तो हौसले बढ़ते जाएंगे। और उनकी जो राजनीतिक पुष्ट पनाही कर रहे हैं वही लोगों के बेसिस पे तो ये काम करते हैं। तो रास्ता सिर्फ एक है, अगर हम वो नहीं इख्तियार करेंगे तो कोई सेफ नहीं है। आप भी सेफ नहीं है, मैं भी सेफ नहीं हूं। और इतने बड़े मौलाना पे हाथ डाल दिया तो कोई मौलाना सेफ नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर सेफ नहीं है। SC ST और माइनॉरिटी का, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। बहुत बड़ी बात आपने कही है और ये बहुत खतरनाक बात भी है एक तरह से, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं और आप बहुत जिम्मेदारी से ये कह भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए। और अब देखना होगा ये पूरा केस जो है आगे किस तरफ जाता है, किस तरफ बैठता है और जो इल्जाम लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई निकलती है, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।